नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। यह साल का 288वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, एक अनोखी लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से लेकर दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी, खबर सीधा होगी आपके मतलब की। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, और क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बसंत। पहली खबर हम दिवाली को लेकर कर लेते हैं। जिस तरीके से दिवाली अभी दूर है और प्रदूषण दस्तक दे चुका है। दूर नहीं है, बिल्कुल पास आ चुकी है। बसंत पास तो आ गई पर अभी दिन दूर है। कहते हैं ना कि दिवाली में प्रदूषण दस्तक देता है, पर दिवाली से पहले ही प्रदूषण दस्तक दे चुका है। हाँ बिल्कुल। अब दिल्ली में एक बार फिर से दिवाली से पहले प्रदूषण अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। अब दिल्ली के लोगों को प्रदूषण ने परेशान करना शुरू कर दिया है। अब हाल यही रहते हैं दिल्ली वालों की कि भाई अब दिवाली से पहले जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, ये प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अब बढ़ते AQI के चलते अब ग्रैब का पहला चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। आनंद विहार की बात करें तो AQI का स्तर 400 पहुंच चुका है बसंत, और कई इलाकों में AQI का स्तर 200 के पार। और बात हम करें ITI शाहदरा में AQI 322 पहुंचा है। आने वाले कई दिनों के लिए अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। AQI खराब से बहुत खराब श्रेणी में रहने के अब आसार जताए जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ अब आपको हम ये भी बताते हैं कि दिल्ली में अलग अलग इलाकों में आखिर AQI आखिर क्या है। बताइए। बात कर लेते हैं आनंद विहार की। तो AQI 400, शाहदरा की जाए तो 322 दर्ज किया गया है। द्वारका की बात की जाए तो 179 दर्ज किया गया है। और साथ ही हम बात करें गाजियाबाद की तो AQI 244 दर्ज किया गया है बस। बिल्कुल। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 251 है। ग्रेटर नोएडा में 245 है। गुरुग्राम का AQI जो है, अब NCR में जो रीजन्स लगते हैं, इसमें हरियाणा के जो रीजन्स है वो आपको बता देते हैं। गुरुग्राम का 205 है, फरीदाबाद का 200 है, सोनीपत का एयर क्वालिटी 213 है, और दिल्ली का जो ओवरऑल है वो 200 से पार ही दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में बात अगर की जाए तो ग्रैब का जो पहला चरण है वो लागू कर दिया गया है। ग्रैब के पहले चरण को लेकर बात अगर कर ली जाए तो कई कुछ पाबंदियां भी राजधानी दिल्ली में। ग्रैब का उद्देश्य वायु प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से उपाय लागू करना है। ग्रैब का जो पहला चरण है, जब AQI 201 से 300 के बीच जो है वो पहुंचता है, तब ये लागू किया जाता है। बिल्कुल बसंत। और अब हम बात लगातार AQI को लेकर कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर कर रहे हैं। किस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण दस्तक दे चुका है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ग्रैब 1 भी लागू कर दिया गया है। और बात हम ग्रैब 1 में करें तो क्या कुछ नियम कानून होते हैं, क्या कुछ प्रतिबंध होते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में कहा गया है कि जो भी 10 से 15 साल पुराने वाहन हैं, डीजल या पेट्रोल है, उन पर खास तौर पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया गया है, पर सलाह दी गई है कि उन वाहनों को ना चलाया जाए। और इसके अंतर्गत नियमित सख्त प्रबंध और साथ ही उपाय किए जाते हैं। बात हम करें होटलों की, रेस्टोरेंट की, तो जो देखा जाता है सड़क किनारे होटल रेस्टोरेंट होते हैं, तो उनमें कहा गया है कि भाई कोयले और जो लकड़ी का उपयोग किया जाता है उनका उपयोग ना किया जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और आगे क्या कुछ प्रतिबंध रहने वाले हैं बसंत, उन पर भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल। तो डीजल जनरेटर्स के उपयोग पर भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंध लागू रहेगा। उद्योगों, ईंट भट्टों और बिजली संयंत्रों को उत्सर्जन नियंत्रण के अब सख्त मानकों का पालन करना होगा। इसका मतलब ये है कि ग्रैब का जो पहला चरण है ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आपके शहर में जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो ग्रैब का जो पहला चरण है वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के उपाय हो सके। और जब तक प्रदूषण एक मॉडरेट स्थिति में रहता है, जब तक कोई ऐसा ग्रैब का जो पहला चरण है वो नहीं देखने को मिलता, ग्रैब का कोई भी स्टेज जो है वो देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब ये लगता है प्रशासन को कि प्रदूषण अब गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है, आने वाले समय में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखने को मिल सकता है, तो उसके बाद ग्रैब के जो स्टेजेस हैं वो रोल में आते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि ग्रैब का मतलब ये रहता है कि ग्रैब का जब पहला चरण लागू किया जाता है उसके बाद कई ऐसे नियम हैं जो सख्ती के साथ लागू कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो डीजल जनरेटर का उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। सख्ती के साथ इनको
इन नियमों को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब डीजल जनरेटर्स को आप उपयोग नहीं कर पाएंगे अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन ना हो कि आपको जनरेटर का यूज़ करना ही पड़ रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके अलावा बात कर ली जाए रेस्टोरेंट्स में जब ईंधन के रूप में खाना बनाने को लेकर जो ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, घरों में तो गैस हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, कोयले का इस्तेमाल होता है, तो वो नहीं होता क्योंकि वहाँ से जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, माना जाता है कि उसका भी एक कंट्रीब्यूशन पोल्यूशन में रहता है, उसकी भी एक रहती है भागीदारता पोल्यूशन बढ़ाने में। तो अब ऐसे में इन नियमों को लागू करने के साथ ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि अब ये जो नियम लागू किए गए हैं उनका पालन भी किया जाए। नियम लागू तो कर दिए गए हैं, अब ग्रैब का जो पैरा चरण है वो लागू तो कर दिया गया, लेकिन नियमों का पालन सुनिश्चित करना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा, नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा, अभी तो ग्रैब 1 लागू किया गया है, देखा जाता है जब प्रदूषण बढ़ता है तो ग्रैब 2 भी देखने को मिलता है, ग्रैब 3 भी देखने को मिलता है। तो प्रदूषण पर कंट्रोल पाना है तो जो नियम बताए गए हैं तो आप उनका पालन कीजिए। और इसी के साथ बसंत खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले जल बिलों पर बड़ी राहत दी है। बसंत, आपको पता है क्या राहत दी गई है? बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल पता है क्योंकि अब हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं, मुझे अच्छे तरीके से जानकारी है क्योंकि अब हो सकता है कि कई लोगों को बहुत बड़ी राहत ये महसूस हो, लेकिन अगर आप 31 मार्च तक पानी का बिल जो है अपना जो पेंडिंग है वो भर देते हैं तो आपका जो लेट सरचार्ज है वो तो पूरा का पूरा ही माफ़ हो जाएगा। उसके बाद 1 जनवरी तक, माफ़ कीजिएगा, 1 जनवरी तक भरते हैं तो पूरा का पूरा जो सरचार्ज है वो माफ़ हो जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहाँ पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ी योजना और अनधिकृत कनेक्शन नियमितीकरण योजना को लागू कर दिया है। अब ब्याज दर भी 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। 31 जनवरी तक बिल भरने पर 100% की जो रियायत है वो मिलेगी और 31 मार्च तक 70% की छूट मिलने वाली है। इससे अब दिल्ली जल बोर्ड पर एक कर्ज का जो बोझ है वो भी कम होगा और एक राहत देखने को मिलेगी। अब पानी के बिलों पर ब्याज दर को भी घटा दिया गया है। बिल्कुल, और अब तक जल बोर्ड के बिलों पर 5% प्रति बिल साइकिल जो है हमें देखने को मिलती, कंपाउंडिंग जो ब्याज होती थी वो हमें देखने को मिलता था, वो लगाया जाता था। और अब इसे घटाकर जो है 2% प्रति बिल साइकिल कर दिया गया है। ये एक अच्छी चीज है बसंत, तो सीधे तौर पर अब दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से अब ब्याज की दरें कम की गई है, पहले 100 रुपए का बकाया बिल एक साल में 170 रुपए हो जाता था और अब वही बिल 130 रुपए में सिमट जाएगा। इसका एक आसान उदाहरण अगर मैं दर्शकों को दूं तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर आप मानकर चलिए अगर आपका बिल पानी का जो है वो 100 रुपये आता है 1 महीने का और उस 100 रुपये पर 5% तक का इंटरेस्ट लग जाता है, यानी कि अगर आपने 1 महीना लेट कर दिया तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लग गया 5% का, तो अगला जो इंटरेस्ट 5% का लगेगा वो 100 रुपये पर नहीं बल्कि वो 105 रुपये पर लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसीलिए एक साल में 100 रुपए के 170 से 175 रुपए बन जाते थे, लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो अब हटा दिया गया, 2% की इसकी जो सीमा वो कर दी गई है। तो अब बात अगर करें तो 130 रुपए के आसपास आपका वार्षिक बिल रहेगा अगर आप लेट पेमेंट भी करते हैं, लेकिन अब 31 जनवरी तक अगर आप भर देते हैं भाई तो बहुत अच्छी राहत आपके लिए, तो आप परेशान मत होइए। अब अगर पानी का जो बिल है वो आपका ज़्यादा है तो सरकार ने भाई आपके लिए ही तो ये कदम उठाया है। 31 मार्च तक पानी के बिल जमा करने वालों को 70% की छूट इसमें मिलने वाली है। सही बात है बसंत, अब सीधे तौर पर दिल्ली वालों को राहत मिलने वाली है। जिस तरीके से अब देखने को मिलता था टैक्स लगाया जाता था, अब इसको जिस तरीके से कम कर दिया गया है ये दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी चीज़ है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी ने एग्जाम्पल के साथ भी समझाया, देखने को मिलता था जो टैक्स लगाया जाता था फिर टैक्स लगने के बाद जितना अमाउंट हो जाता था फिर उस पर ही टैक्स लगता था, ना कि जितना आपका बिल है उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो एक अच्छी चीज है। अब हम बात लगातार हम बिल को लेकर कर रहे हैं और इसे घटाकर अब 2% कर दिया गया है, बिल साइकिल कर दिया गया है, क्योंकि अच्छी चीज है कि 2% पर आ गए हैं अब। और पहले 100 रुपए का बकाया बिल एक साल में 170 रुपए हो जाता था और अब वही बिल 130 रुपए में सिमट जाएगा और 31 जनवरी तक बिल जमा करने वालों को 100% छूट मिलेगी। तो अगर अभी तक आपने अपना पानी का बिल नहीं पे किया है तो मेरा एक सजेशन है कि अपने बिल को चेक कीजिए, कहीं ये ना हो कि आपका बिल जो है वो हज़ारों में हो। तो अब आप अपने एक बार पानी के बिल को निकलवाइए, चेक कीजिए कहीं पेंडिंग तो नहीं है, क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर है प्रिया अपने बिल को
लेट सरचार्ज के बिना पे कर देने का, क्योंकि सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा चांस लोगों को दिया गया है कि आप के पानी के बिल पर जो पेनल्टी लगी है, विदाउट पेनल्टी अगर आप बिल पे करते हैं तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो अभी तक अगर आपने पानी का बिल पे नहीं किया है या फिर आपको याद नहीं है कि आपने पानी का बिल पे किया है या फिर नहीं किया है, तो अपने पानी के बिल को निकलवाइए, या फिर घर में अगर कहीं रखा हो तो उसे निकलवाइए, चेक कीजिए भाई पेमेंट कब तक आपने किया है, कब से नहीं किया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये चांस आपके हाथ से निकल जाए, और हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों को देते हैं। तो अपने पानी के बिलों को निकलवाइए, देखिए कब से कब तक आपने बिल पे किया है और कब से नहीं किया है। उसके बाद एक सुनहरा अवसर है कि विदाउट लेट पेमेंट सरचार्ज के आप अपने बिल को अब भुगतान कर सकते हैं। बिल्कुल पसंद, आपने सही कहा, और जरूरी भी हो जाता है ये चेक करना और उसके बाद भुगतान करना। इसके साथ अब खबरों में आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अब हम अगली खबर अपने दर्शकों को क्या बताने वाले हैं। बात हम ट्रैफिक को लेकर करेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लगातार और योजनाबद्ध प्रयासों का असर अब साफ तौर पर देखा जा रहा है। राजधानी में हम बात करें सड़क हादसों से मौत के मामलों में इस साल सितंबर 2025 तक 2.5% की कमी दर्ज की गई है, यानी कि 2.5% की ये जो कमी है वो दर्ज की गई है। तो वहीं घातक सड़क हादसे भी अब 2.9% तक घटे। इसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रशासन को, ट्रैफिक पुलिस को, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस हम देखते हैं राजधानी दिल्ली में तरह तरह के जो अभियान है वो चलाती रहती है। बात उसमें चालान अभियान को लेकर कर ली जाए, चालान काटे जाते हैं जो लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, और जो नियम लागू किए गए हैं ना सख्ती से प्रिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बाइक पर कोई विदाउट हेलमेट चल रहा है, ऐसा ना हो कहीं कोई अनहोनी का शिकार अगर कोई हो जाता है, उस समय अगर हेलमेट नहीं पहना होता है तो उसके बाद एक क्रिटिकल थोड़ा चांसेस रहता है कि आपकी जो दशा है वो एक्सीडेंट में भीषण हो सकती है। लेकिन भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर आपने हेलमेट वियर किया है तो ज़्यादा आप गंभीर श्रेणी में चोटिल तो नहीं होंगे, अनलेस आपकी स्पीड अगर 80-100 नहीं है तो। अब जो नियमों का इम्प्लीमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाना, बाइक पर चलते समय टू व्हीलर पर हेलमेट वेयर करना, इनका बहुत ज़्यादा असर होता है जब इस तरीके से एक गिरावट देखने को मिलती है। एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर क्रिटिकल इंजरीज जो होती हैं, सीवियर इंजरीज जो होती हैं, उनमें एक गिरावट जब देखने को मिलती है तो उसका कारण यही होता है क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो रूल एंड रेगुलेशन को अच्छे तरीके से फॉलो करवाती है और लोगों को जागरूक भी करती है ना। अब आप एक बात सोच कर चलिए कि एक आदमी जो है, एक कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है, गाड़ी में अगर चलता है हमेशा सीट बेल्ट लगाता है, बाइक पर हमेशा चलता है तो वो हेलमेट वेयर करता है। अगर ऐसी कोई आकस्मिक कंडीशन हो भी जाती है तो जाहिर सी बात है हेलमेट की वजह से, सीट बेल्ट की वजह से एक सेफ्टी जो है, एक उस स्थिति की जो उस स्तर की जो सेफ्टी जो बहुत गंभीर चोट से आपको बचा सकती है। इन्हीं एहतियात कदमों के चलते जो है वो ये मामलों में गिरावट देखी गई है। प्रिया, आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल पसंद, देखिए पर ये जरूरी भी हो जाता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको सिर्फ नियम कानून समझते हैं कि भाई कि चालान होगा इसलिए लगा लो, नहीं तो निकल जाते हैं, पुलिस से बच जाएंगे, इस रोड पर जो है कैमरे नहीं है तो नहीं हेलमेट लगाना। ये चीज़ गलत है। अगर आप इन चीज़ों का पालन करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और ये अच्छा भी है। जिस तरीके से अब हम बात करें दिल्ली पुलिस की, तो लगातार ट्रैफिक पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, कार्य कर रही है, जनता की सेवा में तैनात है और हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से लगातार कार्य देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल जनवरी से सितंबर 2024 के बीच जहां 1100 जो है 78 लोगों की जान गई थी और वहीं इस साल उसी अवधि में जो है लगातार अब वो जो है गिरावट देखने को मिली है और ये बसंत सीधे तौर पर 1149 रह गई। बिल्कुल, और इस तरीके से बात अगर करें तो एक अच्छे तरीके से जो सिस्टमेटिक प्लानिंग जो है वो ट्रैफिक पुलिस के देखने को मिले, जिसका नतीजा ये है कि अब एक आप इसे कह सकते हैं कि एक सकारात्मकता है। बिल्कुल। और चलिए ठीक है, अच्छी बात है, गिरावट है और हम तो यही चाहेंगे कि अगर आप घर से निकले, गाड़ी में अगर निकल रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी, चाहे वो पिछली सीट पर ही क्यों ना बैठे हो, सीट बेल्ट वेयर ज़रूर कीजिए। बाइक पर अगर निकलते हैं तो हेलमेट वेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वो कदम है, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको किसी भी गंभीर चोट से बचाती हैं अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो जाती है। सबसे पहले हमारी तरफ से तो यही अपील है कि अपने वाहन की जो गति है वो कंट्रोल में रखें, ताकि कोई भी आकस्मिक परिस्थिति हो जाती है तो आप एटलीस्ट अपने वाहन को कंट्रोल कर पाएँ। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में त्योहारों की एक गजब रौनक देखने को मिल रही है। भाई, कल मैं गया मार्केट प्रिया, और जिस तरीके की रौनक मैंने देखी तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए,
और वहाँ पर थे। और राजधानी दिल्ली में भी यही देखने को मिला है। जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आते जा रहे हैं, अब दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं और दिल्ली को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। अब दिल्ली की सभी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त पूरे तरीके से अपने कान खड़े कर चुकी हैं, अलर्ट मोड पर हैं। सभी बाजारों में सुरक्षा के इंतजाम है, खरीदारी जोरों पर है और महिलाएं घरों से निकल रही हैं, घर के लिए शॉपिंग भी करनी है। आपने कोई शॉपिंग की है? नहीं बसंत, मैंने तो नहीं की, पर ये अच्छी चीज है। देखिए, पुलिस को अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। जिस तरीके से भीड़ भाड़ देखने को मिलती है त्योहारी सीजन में, और हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और देखने को भी मिलती है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से भारी मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं हम खासतौर पर दिल्ली पुलिस ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। और दिल्ली की सदर बाजार की बात की जाए तो वहाँ पर काफी भीड़ भाड़ देखी जाती है और यहाँ लाखों की संख्या में हर दिन जो है लोग पहुँचते हैं, खरीदारी करते हैं। और त्योहार के दिन की जो है हम बात कर रहे हैं और अभी त्योहार बिल्कुल ही नजदीक है और देखने को मिल रहा है। बात हम सरोजनी नगर की करें, बात हम लाजपत नगर की करें, बात हम चांदनी चौक की करें, तो ये कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर जो लोग हैं वो भारी मात्रा में पहुंचते हैं क्योंकि सामान सस्ता मिलता है और अच्छा मिलता है। तो लोग वहां पर पहुंचते हैं कि चलो भाई खरीदारी करते हैं। और ये अच्छी चीज है कि भाई पुलिस को तैनात किया गया है, जरूरी भी है। और त्योहार के दिन की तो बात ही कुछ अलग रहती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से जवानों की तैनाती की है। और सदर बाजार में बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ 32 एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है जो कि अलग अलग शिफ्ट में काम करेगी और दिल्ली पुलिस के 300 से ज्यादा जवानों की तैनाती बाजार में रहेगी। तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एक महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है जब इस तरीके के त्यौहार आते हैं। जब त्योहारों के दौरान जब बाज़ारों में हम देखते हैं कि महिलाओं की जो एक आमद है वो ज़्यादा हो जाती है, महिलाएं ज़्यादा निकलती हैं एज़ कम्पेयर टू मेंस, कि भाई घर के लिए शॉपिंग करनी है, तो गृहिणियों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान उस तरफ रहता है कि बाज़ार में हम जाएं तो हमें सस्ता भी मिले और अच्छा भी मिले। तो यहाँ पर जिन बाज़ारों का जिक्र किया प्रिया ने, और प्रिया अच्छे तरीके से वाकिफ़ है बाज़ारों के साथ भी, वहाँ भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी की जा रही है। पुलिस कर्मियों को अलग से पुलिस बूथ तक बनाए गए हैं प्रिया। तो सुरक्षा को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। बिल्कुल बसंत, और ये होना भी चाहिए क्योंकि हमारे त्योहार हैं, लोग उतर रहे हैं, बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं और भारी भीड़ देखने को मिलती है। और जनता की तरफ से भी यही कहा जाता है कि भाई सुरक्षा अच्छी की जाए और प्रबंध अच्छे किए जाएं जिससे जनता को परेशानी ना करनी पड़े और जिससे महिलाओं को किसी तरह की कोई भी शिकायत ना हो। तो अब जो है पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, ये अच्छी चीज है और अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करा सकती है। और हम बात कर रहे हैं लगातार बाजारों को लेकर, हम बात कर रहे हैं लगातार लोगों को लेकर, हम बात कर रहे हैं त्योहारों को लेकर, अब हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से पुलिस बल को तैनात किया गया। हम लगातार बात ही कर रहे हैं। बिल्कुल बसंत, जरूरी भी हो जाता है। हम अपने दर्शकों को हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं जिससे जो दर्शक हैं वो आराम से जाएं बाजारों में और आराम से खरीदारी करें, क्योंकि देखा जाता है बाजारों में चेन स्नैचिंग देखने को मिलती है। अपनी सावधानी भी थोड़ी जरूरी रहती है ना प्रिया, कि अब अगर आप सोने की चेन पहनकर बाजार में जा रहे हैं तो आप कोई कंफर्म नहीं है कि आपकी सोने की चेन कोई छीनेगा नहीं, है ना। चलिए ठीक है, पुलिस की तैनाती है, बाजारों में एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा निजी स्तर पर भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो अपने साथ अपना पर्स कैरी न करें, हो सकता है तो आप अपना मोबाइल कैरी करें और ऑनलाइन पेमेंट करें और मोबाइल का ध्यान जरूर रखें। पर्स कैरी नहीं करेंगे तो फिर पैसे कहाँ पर रखेंगे? मोबाइल में यूपीआई आज के टाइम पे तो डिजिटल इंडिया महान मेरा देश है भाई। कहीं भी आप जाते हैं, आप चाय की टपरी पर जाते हैं तो वो भी वहाँ भी आपको मिल जाएगा कि ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्टेड है। तो आप अब कैश की बात ना करें प्रिया, क्योंकि कैश रखना अब छूट चुका है। मैं तो बिल्कुल कैश नहीं रखता हूं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कैशलेस हो चुके हैं, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, पर बहुत लोग आज भी ऐसे हैं जो यूपीआई यूज करना ही नहीं जानते हैं। वो हमेशा कैश रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं है कि भाई वो जो नॉर्मल फोन होते हैं वो यूज करते हैं। वो हमेशा आप देखिएगा उनकी जेब में जरूर कैश रहता है। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं। नहीं, फिर वो ये भी करते हैं ना, मैं तेरे को नंबर बता देता हूँ एक, उस पर ऑनलाइन पेमेंट कर दे अपने किसी जानकार को, है ना। तो वहाँ भी थोड़ा मुझे लगता है कि वो भी कैशलेस हुए हैं, तो कम से कम 50% तो कैशलेस हुए ही हैं, क्योंकि जो यूपीआई पेमेंट नहीं भी करना जानता है वो कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। मैं अभी अपने भाई को फ़ोन कर देता हूँ, आपका नंबर बता देता हूँ, वो ऑनलाइन पेमेंट डाल देगा, कैश मेरे पास नहीं है। तो अब बात अगर की जाए, अब बाज़ारों में जाएं तो एक सजेशन है कि अपने साथ कैश कम से कम कैरी करें। केवल अपना मोबाइल लेकर जाएं, यूपीआई के थ्रू ज़्यादा पेमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके पैसे भी बचे रहेंगे और मोबाइल का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि अगर कैश भी नहीं लेके गए, मोबाइल भी चला गया तो भाई दोहरा संकट आ जाएगा बाज़ार में।
है ना। अब पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी को लेकर हैं, लेकिन जब तक आप खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो दूरबीन के जरिए भी भीड़ भाड़ वाली जो गलियां हैं बाजारों की, उनमें नजर रहेगी पुलिस की, और किसी महिला के साथ कोई गलत व्यवहार न हो, ये प्रयास रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन त्योहारों की खरीदारी के बीच में। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा, सुरक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि देखा जाता है त्योहारों में सभी जाते हैं, और खासकर मैं बच्चों की बात करूंगी, बच्चे बहुत गुम होते हैं बाजारों में। देखा जाता है मम्मियाँ बोलती है अभी तो मैंने हाथ पकड़ा था, मेरा बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ है, बच्चा, बस देखा जाता है। और हम आपसे भी अभी नहीं, मैं कभी गुम, मैं एक बार गुम हो गया था, लेकिन उसके बाद वो पल जब मुझे पापा मिले मेरे, तो एक यादगार वो पल था। हालांकि मैं याद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत घबरा जाते हैं अगर कोई गुम हो जाता है। तो चलिए, ये तो बात थी बाजारों में किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है। तो बात करते हैं आज के दिन की पेट्रोल और डीजल को लेकर। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम है 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर। डीजल के दाम आपको, डीजल 1 लीटर मिलेगा 87 रुपये 62 पैसे में। सीएनजी आपको मिलने वाली है 75 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। राजधानी दिल्ली की थी ये बात। और नोएडा में, क्योंकि इस समय जो पेट्रोल की कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा है दिल्ली के मुकाबले, बात अगर करें तो 94 रुपये 66 पैसे, और माफ़ कीजिएगा 12 पैसे की जो यहाँ पर कमी है वो देखी जा रही है। और ऐसे में अब डीजल की अगर बात करें 87 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से है, 84 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी नोएडा में। गुरुग्राम में 94 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है। डीजल की कीमत है 87 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर, और 82.12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी है। तो प्रिया, आखिरी बार आपने कब गाड़ी रिफ्यूलिंग कराई थी, और क्या लगता है आपको ये दाम घटने चाहिए? बहुत हो चुका है, क्योंकि हम लगातार यही देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा घट नहीं रहे हैं दाम, और लेकिन गनीमत ये है कि बढ़ भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल वसंत, देखिए मैं तो चाहूंगी कि दाम घटे, शायद आप भी चाहेंगे और सभी लोग चाहेंगे कि भाई दाम जो है घट जाए, क्योंकि जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। पर हाँ, हम अगर कंपेयर करते हैं सीएनजी के दामों में और पेट्रोल के दामों में, तो दिल्ली में जो है सीएनजी कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है। और बात पसंद हम लगातार वृद्धि को लेकर ही कर रहे हैं, तो अब देखा जा रहा है लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भी बढ़ रहे हैं कि भाई दाम तो कम नहीं हो रहे हैं, हाँ। तो हम स्विच ही कर लेते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलिए, ये तो हमने आपको बताया पेट्रोल और डीजल के दाम आखिर क्या है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब जिक्र करते हैं सोने और चांदी की कीमतों का। अब सोने की जो कीमत है वो भाई आसमान छू रही है, रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। नवरात्र से चल रहा है मामला और अब तक सेटल नहीं हुआ है, और ये जो दाम है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जो सोने की कीमत है वो 1,26,152 रुपये 10 ग्राम, और चांदी की कीमत 1,78,100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अब सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इन सोने और चांदी की कीमतों को देखकर मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल सोने और चांदी का जो प्लान है वो अभी तो मुझे लगता है कि मैं तो नहीं बिल्कुल भी बनाऊंगा, क्योंकि गोल्ड की जो कीमत है वो देखिए प्रिया 1,26,000। एक ज़माने में जो गोल्ड है वो 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम था, और मुझे वो याद आता है क्योंकि मुझे उस समय का याद है, और उससे पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम सोना था। और आज देखिए 1,26,152 रुपये प्रति 10 ग्राम। यही किसी, ऐसा लगता है कि किसी बुरे सपने की तरह, लेकिन क्या करें, हकीकत है। बिल्कुल पसंद, आपने सही कहा। और ये दाम देखिए आप, सबसे बड़ी बात ये है कम होने का तो नाम नहीं ले रही है, और बिल्कुल, और बढ़ ऐसे रहे हैं कि भाई कोई पानी बह रहा हो। चांदी के दामों की बात करें, लगातार इतनी वृद्धि कभी चांदी के दामों में देखने को नहीं मिली है जितनी अब देखने को मिल रही है, और एकदम से जो है धड़ल्ले से इसके दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका एक जो रीजन है ना प्रिया, उसका ये रीजन एक ये भी है, क्योंकि बात यहाँ पर इस समय अमेरिका में अब जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं उनका ये जोर है कि अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जाए। वहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको जो डॉलर के जो रेट्स हैं वो घटाने पड़ेंगे, और इसीलिए जो सोने और चांदी की कीमतें हैं वो इस तरीके से उछाल पर हैं। और एक और चीज़, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि आने वाले समय में अभी कोई रियायत सोने और चांदी की कीमतों में देखने को नहीं मिलेगी प्रिया। ये तो बात हमने सोने और चांदी की है। और तो चलिए इसी के साथ चलते चलते अब आखिरी समय में आपको बता देते हैं कि आज का इतिहास। आज है भाई 15 अक्टूबर, और 15 अक्टूबर के दिन
1931 को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनका जन्म हुआ था तो उनकी जन्म जयंती भी है, जिन्होंने देश की रक्षा और अंतरिक्ष की तकनीक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ठीक है बसंत, और जिस तरीके से हमने इस कार्यक्रम में अपने दर्शकों को सारी खबरें बताई, बात सोने चांदी की करें, बात पेट्रोल की कीमतों की करें, बात हम किस तरीके से ट्रैक्स में जो है वो कीमतों के दाम में जो है अब जो जिस तरीके से वृद्धि देखने को मिल रही थी उसमें अब कम देखने को करें, हम कई हमने मुद्दों पर बात करी, हम AQI की करें, सभी चीज़ों को कवर किया। तो इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।